नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज से हम पशु परिचर और इसके लेवल के अन्य जो कंपटीशन है उसके उनसे संबंधित जो भी गणित है, इनका जो भी सिलेबस है, उनके अनुसार आज से हम वीडियो डालना शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, रोज़ाना रविवार से लेकर के शुक्रवार तक ये वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि भी किन किन टॉपिक पे हमें अध्ययन करना है या कौन कौन से टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले केवल हम इसमें गणित का ही वीडियो अपलोड करेंगे। देखिए, आप कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो वो कंटिन्यू आते रहेंगे। तो पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। पहला है संख्या पद्धति, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे संख्याएं किस प्रकार बनती है और संख्याओं के प्रकार, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय है, परिमेय, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, रूढ़ संख्या, इन पे हम विचार करेंगे और चर्चा भी करेंगे। दूसरा है वर्ग और वर्गमूल। दूसरा वर्ग और वर्गमूल। तीसरा घन और घनमूल। नंबर 4 साधारण ब्याज। जो बेसिक चीजें होगी वो सारी पढ़ेंगे हम। 5वां चक्रवृद्धि ब्याज। 6ठा गुणनखंड। 7वां बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका। 8वां बहुपद। 9वां समीकरण। ये समीकरण के अंदर बीजीय समीकरण पढ़ेंगे। 10वां लाभ हानि। 11वां प्रतिशतता। 12वां अनुपात एवं समानुपात। 13वां समतल आकृतियां। 14वां समतल आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल। 15वां पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अगला वृत्त, उससे अगला त्रिभुज, उससे अगला चतुर्भुज। त्रिभुजों की सर्वांग समता व समरूपता। फील्ड बुक, एक बार इनको नोट कर लीजिए आप या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इक्कीसवां घातांक। 22वां टॉपिक रेखा और कोण। 23वां समय
दूरी, चाल। 24वां समय, काम, मजदूरी। 25वां माध्य, माध्यक, बहुलक। और 26वां त्रिकोणमिति। तो दोस्तों ये वो टॉपिक है जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिनका हम अध्ययन करेंगे वो टॉपिक है। और दोस्तों हम गणित का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से और बारीकी से करेंगे। हर छोटी छोटी बात और हर छोटे छोटे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और जो भी चीज़ मैं यहाँ समझा रहा हूँ उनको आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते जाइए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हर छोटी छोटी बातों से मिलकर के बना होता है। जब हम छोटी छोटी बातों को ना सीखेंगे तो बड़े बड़े सवाल है वो किसी भी सूरत में हम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ये जो सबसे पहले हम आज शुरू करने जा रहे हैं वो संख्या पद्धति है। तो ये संख्या पद्धति, संख्याओं के बारे में सभी को ज्ञान है, एकदम सारे परिपूर्ण है। फिर भी हम इनको एक बार देख लेते हैं कि संख्या पद्धति के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके लिए हमें संख्या पद्धति की हर संख्या के बारे में और हर छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संख्याएं क्या होती है। और संख्याओं से पहले हम अंकों पर विचार करते हैं। अंक होते हैं 10, क्योंकि गणित हमें 0 से शुरू करनी है, इसलिए हम सारी चीजें एकदम मतलब बारीकी से और नॉर्मली पढ़ते जाएंगे। हम संख्या क्या होती है तो इससे पहले हम देखते हैं अंक। अंक 10 होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0 से लेकर के 9 तक ये 10 अंक होते हैं। कोई भी संख्या हो वो इन्हीं अंकों के संयोग से बनती है। इनको पास पास लिखने से या किन्हीं 2 या 2 से अधिक या 4-5 अंकों की पुनरावृत्ति करने से संख्याओं का निर्माण होता है। तो अब देखिए संख्या होती क्या है? संख्या होती है अंकों का विभिन्न रूपों में, अंकों का विभिन्न रूपों में निरूपण संख्या कहलाता है। यानी जो भी ये 10 अंक दिए हुए हैं, इन 10 अंकों को हम विभिन्न रूपों के अंदर लिखेंगे तो संख्याओं का निर्माण होगा। जैसे वैसे तो आप संख्याओं को जानते भी हैं, जैसे 2695 या 17.034, ये सारी संख्याएं हैं। अब संख्याओं के प्रकार के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी के अंदर नेचुरल नंबर कहते हैं। और इस नेचुरल के अंदर पहला अक्षर देखिए आप n आ रहा है, इसलिए प्राकृत संख्याओं को n से दर्शाया जाता है। और प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती है उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे आपने जो भी गिनती लिखी है, 1 से ही तो शुरू करते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कहाँ तक होगी? अनंत तक होगी, यानी कि इन्फिनिटिव तक होगी। इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। अब इसमें देखिए आप इन प्राकृत संख्याओं को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे भी मतलब छोटे छोटे कई क्वेश्चन बनते हैं, जो नॉर्मली क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या, तो यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। और सबसे बड़ी यानी कि अनंत तक, जिसका कोई अंत ना हो, अब देखिए प्राकृत संख्याओं की विशेषता। प्राकृत
संख्याओं की, प्राकृत संख्याओं की विशेषताएं। प्राकृत संख्या तो आप जान गए होंगे, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं और उसे n से दर्शाया जाता है। प्राकृत संख्याओं की पहली विशेषता ये है कि प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होती है। प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होती है। प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्या जितनी भी है वो सारी की सारी प्लस की संख्याएं होती है। किसकी होती है? प्लस की होती है। दूसरी विशेषता, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। तो पहली होगी प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होती है और दूसरी है सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। अब किसी भी प्राकृत संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें, किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है तथा 1 घटाने पर पिछली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। पिछली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। किसी भी प्राकृत संख्या के अंदर अगर आप 1 जोड़ोगे तो अगली प्राकृत संख्या आ जाएगी और 1 घटाओगे तो पिछली प्राकृत संख्या आ जाएगी। जैसे 10 के अंदर आपने 1 जोड़ दिया तो 11 हो गई, यानी अगली संख्या आ गई। और अगर आप 1 घटाते हो 10 में से 9 तो पिछली प्राकृत संख्या आ जाती है। प्राकृत संख्या वो अनंत तक होती है। प्राकृत संख्याएं कितनी होती है? प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। प्राकृत संख्या कितनी होती है? प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। ये तो थी प्राकृत संख्याओं की विशेषताएं। अब देखिए प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण। प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण। प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण। प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण। प्राकृत संख्याओं के वर्गीकरण में देखिए, पहली है सम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या, ये सम प्राकृत संख्या जिसको हम सम संख्या कहते हैं वही है ये। दूसरी विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या। और तीसरी रूढ़ या अभाज्य प्राकृत संख्या। चौथी संयुक्त प्राकृत संख्या। संयुक्त प्राकृत संख्या। और पांचवी न तो अभाज्य और ना ही संयुक्त संख्या। संयुक्त प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गीकरण के अंदर सम संख्या, विषम संख्या, रूढ़ या अभाज्य संख्या, संयुक्त प्राकृत संख्या, न तो अभाज्य और ना ही संयुक्त प्राकृत संख्या। तो इन संख्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए आप सबसे पहले सम संख्या। वैसे आपने बहुत परिभाषा पढ़ी है सम संख्याओं की। सम प्राकृत संख्या क्या होती है? सम प्राकृत संख्या वे संख्या है जिनके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, उन्हें सम संख्या कहते हैं।
लेकिन वो तो छोटी कक्षाओं की परिभाषा थी। अब बहुत बड़ी संख्या लिख दी जाए तो क्या उसमें आप 2 का भाग दे करके देखोगे कि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे 10 या 12 अंक की अगर संख्या दे दी आपको और आपसे भी किसी ने पूछ लिया कि बताइए सम संख्या है कि नहीं है, तो क्या आप उस 10-12 अंकों की संख्या के अंदर 2 का भाग दोगे, उसके बाद में बताओगे। 10-12 अंक की अगर संख्या है उसमें आप 2 का भाग दे रहे हो तो काफ़ी समय लगेगा। तो हमें यहाँ पे ऐसे तरीके से पढ़ना है कि कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल किए जा सकें। इसके लिए मैं आपको हर छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि भी ये सम संख्या विषम संख्या ये तो हम पहली क्लास से दूसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो ये क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं, इन छोटी छोटी बातों से ही आगे हम जो बड़े बड़े सवाल है वो हल कर पाएंगे। जब तक हमें पता नहीं होगा सबसे ऐसी कौन सी संख्या है जो ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त है, या फिर सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी समप्राकृत संख्या कौन सी है। जब इनके बारे में हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम बड़े बड़े सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर छोटी छोटी बात बताई जा रही है, इनके बारे में आप कोई नेगेटिविटी मत लेके आना, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों के बाद में ही बड़े बड़े सवाल आने हैं। तो देखिए सम प्राकृत संख्या क्या होती है, यानी वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक, जिनका इकाई का अंक, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक, जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आदि में से कोई भी एक हो समप्राकृत संख्या कहलाती है, समप्राकृत संख्या कहलाती है। एक बार फिर से देखिए, यानी वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक हो समप्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे अब आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आपको इकाई का अंक देखना है। किसका अंक? इकाई का अंक। जैसे 64,342 इकाई का अंक देखिए क्या है, 2 है, उसके अंदर है, बिल्कुल है, तो मतलब ये सम संख्या है। 73,365 इसमें देखिए आप इकाई का अंक उसमें है क्या? नहीं है, नहीं है, तो मतलब ये संख्या सम संख्या नहीं है। अगर ये संख्या ऐसे होती 7,33,658 तो इकाई का अंक क्या है? 8 है, जो उसके अंदर है, तो ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आदि में से कोई भी एक हो समप्राकृत संख्या कहलाती है। अब देखिए अगला इसका प्रकार दूसरा है विषम प्राकृत संख्या। कौन सा? विषम प्राकृत संख्या। ये विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, विषम संख्या कहलाती है। लेकिन यहां हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं परिभाषा लिखा रहा हूं, उसके अनुसार आप याद कर लीजिए। वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक, किसका अंक? इकाई का अंक। वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 आदि में से एक हो विषम प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम प्राकृत संख्या कहलाती है। विषम प्राकृत संख्या कहलाती है। एक बार फिर से देखिए, समप्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है वो समप्राकृत संख्या कहलाती है। और वे संख्या जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो क्या कहलाती है? विषम प्राकृत संख्या कहलाती है। अब देखिए अगला रूढ़ या अभाज्य प्राकृत संख्या। अगला है रूढ़ या अभाज्य संख्या या रूढ़ या अभाज्य प्राकृत संख्या। अभाज्य प्राकृत संख्या या अभाज्य संख्या क्या होती है? यानी वे संख्याएं जिसके अंदर किसी का भी भाग नहीं जाता हो, एक और खुद उस संख्या को छोड़ करके वो सारी की सारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो परिभाषा क्या होगी?
वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं उस संख्या को, वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं उस संख्या को छोड़कर शेष किसी भी संख्या का भाग न जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। एक बार फिर से देखिए परिभाषा से आप समझ आएंगे कि रूढ़ या अभाज्य संख्या क्या होती है। यानी वे संख्याएं जिनमें एक, मतलब एक का भाग सभी संख्याओं के अंदर जाता है। कोई भी संख्या हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या हो, या फिर काल्पनिक संख्या हो, या फिर कोई चर राशि हो, या कोई भी अचर राशि हो, सब के अंदर एक का भाग पूरा जाता है। इसलिए एक को छोड़ करके और एक कोई भी संख्या हो, उस संख्या के अंदर अगर हम उसी का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, चाहे अंडर रूट के ले लीजिए, या फिर कोई घातीय रूप ले लीजिए, या कोई संख्या लेकर के उसकी घात लगा लीजिए, फिर उसका उसी में भाग दीजिए आप, तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा? एक आएगा। यानी कोई भी संख्या हो उसका उसी के अंदर अगर हम भाग देंगे तो एक बार जाता है भाग वो। तो इसलिए वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं उस संख्या को छोड़ करके शेष किसी भी संख्या का भाग न जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अभाज्य संख्या वो 2 से शुरू होती है। कहां से? 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सम अभाज्य संख्या भी 2 है। तो सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। 2 के बाद में 3 के अंदर किसी का भाग नहीं जा रहा है। 1 और 3 को छोड़ दो, बाकी किसी का जा रहेगा नहीं। उसके बाद में 4 आ गया, 1 और 4 को छोड़ो, उसके बाद में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद में 5 में 1 और 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 6, तो 6 में 1 और 6 को छोड़ करके 2 का 3 का भाग जा रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 7 के अंदर किसी का नहीं जा रहा है। 8 में 2 का 4 का जा रहा है। 9 के अंदर 3 का जा रहा है। 10 में 2 का 5 का जा रहा है। 11 के अंदर किसी का भी नहीं जा रहा। 12 के अंदर 2 का 3 का 4 का 6 का जा रहा है। 13 के अंदर किसी का नहीं जा रहा। 14 में 2 का 7 का जा रहा है और 15 के अंदर 3 का 5 का जा रहा है। 16 के अंदर 2 का 4 का 8 का जा रहा है। 17 के अंदर किसी का नहीं जा रहा। 18 में 2 का 6 का 9 का 3 का जा रहा है और 19 के अंदर किसी का नहीं जा रहा। 20 में जा रहा है, 21 में जा रहा है, 22 में जा रहा है, 23 में नहीं जा रहा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 में किसी का नहीं जा रहा है। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। क्या ये अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें एक व समूह संख्या को छोड़ करके शेष किसी भी संख्या का भाग ना जाए, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती है। अब देखिए संयुक्त प्राकृत संख्या, संयुक्त प्राकृत संख्या या संयुक्त संख्याएं, संयुक्त प्राकृत संख्या या फिर सीधा भी बोल सकते हो आप संयुक्त संख्या। ये प्राकृत मैंने नाम क्यों लगाया? क्योंकि हम प्राकृत संख्या पढ़ रहे हैं, तो इनके अंदर प्राकृत संख्याओं में से हमने सम संख्या छांटी है, प्राकृत में से ही विषम छांटी है और उसमें से रूढ़ संख्या भी हमने अलग की है और संयुक्त संख्या भी हमें अलग कर रहे हैं उनमें से, इसलिए हमने प्राकृत नाम लगाया। हालांकि अगर आप इसको सीधा याद करना चाहो तो कर सकते हो। यही रूढ़ और अभाज्य संख्या की परिभाषा है, वही सम संख्या विषम संख्या की है। अब देखिए आप संयुक्त प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं, देखो अभाज्य संख्या आपने पढ़ ली, यानी जिनके अंदर एक और समूह संख्या को छोड़ करके किसी का भाग ना जाए, वो क्या कहलाती है? रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। और संयुक्त संख्या क्या होती है? संयुक्त संख्या वो होती है कि जिसमें एक और समूह संख्या को छोड़ करके किसी अन्य संख्या का भाग जाए, वो क्या कहलाती है? संयुक्त संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? संयुक्त संख्या। अब शायद आपके मन में विचार आया होगा कि भी ये तो वो संख्याएं हैं जिनके अंदर एक और स्वयं को छोड़ के किसी का भाग नहीं जा रहा है, और ये कौन सी है? वे संख्याएं जिसमें
एक और सम उस संख्या को छोड़ करके बाकी किसी का भाग जाए, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप गिनती लिख रहे हो या जो भी संख्या है उनमें से अभाज्य संख्याओं को निकाल दीजिए, बाकी सारी क्या बच जाएगी, संयुक्त संख्याएं बच जाएगी। क्या बच जाएगी, संयुक्त संख्याएं। तो संयुक्त संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें एक व स्वम उस संख्या को, वे संख्याएं जिनमें एक व स्वम उस संख्या को छोड़कर शेष किसी भी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता हो, संयुक्त संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, संयुक्त संख्या कहलाती है। किसको छोड़ करके, एक व स्वम उस संख्या को छोड़ करके शेष किसी भी संख्या का भाग अगर पूरा पूरा जा रहा हो तो वो क्या कहलाती है, संयुक्त संख्या कहलाती है। यहां देखिए, एक को छोड़ करके, देखो एक को छोड़ दिया हमने, उसके बाद 2 में नहीं जा रहा है भाग, 3 में नहीं जा रहा है, 4 में जा रहा है, तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होगी, 4। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होगी। उसके बाद में 5 में नहीं जा रहा है, 6 में जा रहा है, 1 और 6 को छोड़ो, 3 का जा रहा है ना, इसमें 2 का जा रहा है। फिर बाद में 7 के अंदर नहीं जा रहा है, 8 में जा रहा है, 9 में जा रहा है, 10 में जा रहा है, 11 में नहीं जा रहा है, 12 में जा रहा है, 13 में नहीं जा रहा है, 14 में जा रहा है, 15 में जा रहा है, 16 में जा रहा है, 17 में नहीं जा रहा है, 18 में जा रहा है, 19 में नहीं जा रहा है, 20 में जा रहा है, 21 में जा रहा है, 22 में जा रहा है, 23 में नहीं जा रहा है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 में नहीं जा रहा, 30, 31 में नहीं जा रहा है, 32, 33। तो ये क्या होगी, ये संयुक्त संख्याएं होगी। कौन सी होगी, संयुक्त संख्याएं। अब इसके वर्गीकरण में एक और बचा है, न तो अभाज्य और न ही संयुक्त प्राकृत संख्या। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो न तो अभाज्य है, न अभाज्य संख्या और ना ही संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो न तो अभाज्य संख्या और ना ही संयुक्त है। तो ऐसी संख्या केवल और केवल कौन सी होगी, एक होगी। एक वो प्राकृत संख्या जरूर है, लेकिन वो ना तो संयुक्त संख्या है, क्योंकि संयुक्त संख्या वो सबसे छोटी 4 है, एक तो हो ही नहीं सकती, और ना ही अभाज्य संख्या है वो सबसे छोटी 2 है। इसलिए ऐसी संख्या जो ना तो संयुक्त संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, वो है 1। अब देखिए इन सब के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लीजिए आप, क्या क्या होंगे, मैं नोट करवा देता हूं। देखिए आप, सबसे छोटी विषम संख्या, ये परिभाषाएं लिखी है, उन्हीं के आधार पे ये पॉइंट्स बने हैं। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, 1 होगी। और सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। और सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होगी। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। और सबसे सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सम अभाज्य संख्या 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो
देखिए आप 2 है ना, 2, ये सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सम अभाज्य संख्या 2 है। बाकी जो अभाज्य संख्याएं बच गई वो सारी की सारी क्या है, विषम संख्याएं होती है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं बच गई वो सारी की सारी क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। अब एक बात और ध्यान में रखना आप, ये जो मैंने बताया आपको सम संख्या, विषम संख्या, संयुक्त संख्या, अभाज्य संख्या, ये प्राकृत संख्याओं के वर्गीकरण में मैंने बताया आपको, तो ये सारे के सारी क्या है, धनात्मक संख्या, यानी कि सारी की सारी प्लस की संख्या हैं। तो दोस्तों आज हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा है। कल आगे हम दूसरी संख्या यानी कि पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ इनके बारे में पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें और साथ में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।